सोचिए, साल 2025 में दुनिया के सारे बड़े नेता अमेज़न के घने जंगलों में इकट्ठा हो रहे हैं। नहीं, वो कोई छुट्टी मनाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमारे ग्रह के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। इसे नाम दिया गया है COP30। और ये कॉन्फ्रेंस तय कर सकती है कि हम सब मिलकर क्लाइमेट चेंज के संकट से कैसे निपटेंगे। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर क्यों ये कॉन्फ्रेंस अब तक की सबसे जरूरी कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है। और इस कॉन्फ्रेंस की गंभीरता का अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है। मेजबान देश यानी ब्राजील के राष्ट्रपति ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि भाई अब अच्छे अच्छे इरादे जताने का वक्त गया, अब एक्शन प्लान दिखाने का वक्त है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि यही COP30 की कह सकते हैं आत्मा है। और इसी को हम आज और गहराई से समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस सच्चाई के क्षण या मोमेंट ऑफ ट्रूथ की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके लिए हमें उस गहरी खाई को देखना होगा जो क्लाइमेट चेंज पर किए गए वादों और जमीनी हकीकत के बीच बन गई है। तो सबसे पहले ये COP30 है क्या? ये 30वीं यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। होगी कहाँ? ब्राजील के बेलेम शहर में, जो अमेज़न के बिल्कुल दिल में बसा है। और कब? नवंबर 2025 में। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात इसकी लोकेशन है। अमेज़न के बीच में ये कॉन्फ्रेंस करना अपने आप में एक बहुत पावरफुल मैसेज है, खासकर उस वक्त जब पूरी दुनिया बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है। और यही वो प्रॉब्लम है जिसकी हम बात कर रहे थे। हर साल कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए जाते हैं, लेकिन जब हम असल दुनिया के नतीजे देखते हैं तो वो बहुत सीमित हैं। एक तरफ देश उत्सर्जन कम करने के वादे करते हैं, तो दूसरी तरफ ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा है। इसी खाई को, इसी गैप को भरने का अब पूरा दबाव COP30 पर है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मुख्य विचार पर। आखिर क्यों COP30 को एक सच्चाई का क्षण कहा जा रहा है? ऐसा क्या है इसमें जो पिछली कॉन्फ्रेंस से अलग है? सच्चाई का क्षण का सीधा सा मतलब है जवाबदेही का समय, हिसाब किताब का वक्त। ये एक ऐसा मोड़ है जहां देशों को सिर्फ घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस जमीनी एक्शन दिखाना होगा। उन्हें ये साबित करना होगा कि उनके वादे सिर्फ कागज पर नहीं हैं। आप समझ लीजिए, ये सभी देशों के लिए एक फाइनल एग्जाम जैसा है। अच्छा, तो सवाल वही है, इस बार अलग क्या होगा? ऐसा क्या है जो पहले नहीं हुआ? इसका जवाब मिलेगा इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में। चलिए देखते हैं। तो इस ग्लोबल परीक्षा को पास करने का सिलेबस क्या है, क्राइटेरिया क्या है? आइए COP30 के एजेंडा पर नजर डालते हैं। यही वो बातें हैं जो इसे सिर्फ एक और बेनतीजा मीटिंग बनने से रोक सकती हैं। इसके लिए 5 बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं। नंबर 1, देशों को नए और पहले से ज्यादा मजबूत क्लाइमेट टारगेट देने होंगे, ताकि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री से नीचे रखा जा सके। नंबर 2, क्लाइमेट फाइनेंस, यानी विकासशील देशों को ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मिले। नंबर 3, वन संरक्षण, खास तौर पर अमेज़न जैसे जरूरी जंगलों को बचाना और इसमें वहां के मूल निवासियों को शामिल करना। चौथा, ऊर्जा परिवर्तन, मतलब फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट को तेजी से बढ़ाना। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी, जवाबदेही, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो ये चेक करे कि वादे सच में जमीन पर उतर भी रहे हैं या नहीं। और इस कॉन्फ्रेंस की पूरी भावना इस एक लाइन में समा जाती है, फोकस अमेज़न पर नहीं बल्कि अमेज़न में है। इसका मतलब साफ है, ब्राजील ये कहना चाहता है कि हम दूर बैठकर अमेज़न के बारे में बात नहीं करेंगे, हम अमेज़न के अंदर, उसके बीच बैठकर उसको सामने रखकर फैसले लेंगे। सांकेतिक रूप से यह बहुत ही शक्तिशाली चीज है। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। इन बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। असल दुनिया की कई बाधाएं हैं। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली चुनौती तो खुद अमेज़न में ही है। एक तरफ हम उसे बचाने की बात करेंगे और दूसरी तरफ वहां अवैध कटाई और खनन अब भी जारी है। फिर आती हैं लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स। बेलेम बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो वहाँ इतने बड़े आयोजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने की जगह, सुरक्षा, ये सब मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम है। और जाहिर है सबसे बड़ा खतरा कि ये पूरा आयोजन सिर्फ प्रतीकात्मक बनकर ना रह जाए। अगर ठोस नतीजे नहीं निकले तो ये सच्चाई का COP भी बस एक खोखला नारा बन जाएगा। ओके, तो ये सब ठीक है, लेकिन इससे आम इंसान को क्या फर्क पड़ता है? ये हम सबके लिए जरूरी क्यों है? इसका जवाब यह है कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहेंगे। इसका असर ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों पर पड़ेगा, खासकर विकासशील देशों के लिए।
और यहीं पर क्लाइमेट जस्टिस का सिद्धांत बहुत अहम हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। देखिए, एक तरफ हैं विकसित देश जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा प्रदूषण किया है, तो उनकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दें। और दूसरी तरफ हैं विकासशील देश जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर झेल रहे हैं और उन्हें ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए इस सपोर्ट की सख्त जरूरत है। और ये कॉन्सेप्ट सीधे सीधे भारत जैसे देशों से जुड़ता है। COP30 भारत के लिए क्या मायने रखता है? इसका मतलब है क्लाइमेट फाइनेंस हासिल करने का मौका, नई टेक्नोलॉजी के लिए सपोर्ट पाने का मौका, और साथ ही ये एक ग्लोबल स्टेज है जहां भारत अपने रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों जैसे सोलर पावर को दुनिया के सामने दिखा सकता है। तो यहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या COP30 सच में मानवता के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होगा? देखिए, ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक मीटिंग नहीं, ये एक आखिरी चेतावनी की घंटी जैसी है कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। अगर दुनिया के देश एकजुट होकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो ये एक ऐतिहासिक क्षण बन सकता है, और अगर नहीं तो ये एक और गंवाया हुआ मौका होगा। फैसला अमेज़न के जंगलों में होगा।